हेलो दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के चैनल कृषि संदर्भ में। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर ड्रेनेज, कृषि जल निकास। यह जो टॉपिक है कृषि जल निकास, यह उन सभी छात्रों के लिए सहायक होगा या महत्वपूर्ण है जो कृषि में 11वीं 12वीं कर रहे हैं, या जो पीएटी की तैयारी कर रहे हैं, या जो अभी कॉलेज में कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए सहायक होगा। और ये जो वीडियो है पूरे हिंदी में है। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इंग्लिश में, उसको मैं समझा दूंगा। बाकी तो ए टू जेड हिंदी में है। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए, बगैर स्किप करे देखिए। कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो हम सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर ड्रेनेज, जल निकास। जब भी हम जल निकास की बात करते हैं वहाँ पे हम सिंचाई की बात करते हैं, इरिगेशन की। या जब भी हम इरिगेशन पढ़ते हैं, जल सिंचाई, वहाँ पे अपन लोग ड्रेनेज, जल निकास की बात करते हैं। मतलब दोनों भाई है। जहाँ पे इरिगेशन शब्द आएगा वहाँ पे जल निकास जरूरत है, जहाँ पे जल निकास होगा वहाँ पे इरिगेशन जरूरत है। ठीक है, कैसे? कोई फसल लगी हुई है, ऐसे समझिए। ये हमारा कोई सतह है। ठीक है, ठीक है, ये कोई फसल लगी हुई है। ठीक है, अब इस फसल को अपने जीवन काल में या इसको जीवित रहने के लिए 5 सेंटीमीटर जल चाहिए। ठीक है, हमने इरिगेशन तो कर दिया, इसे 5 सेंटीमीटर जल भरा हुआ है। अचानक से कहीं वर्षा हो गया, ठीक है, या कहीं ऊपरी सतह का जल इसमें आ गया और यह जो जल का स्तर है वो 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 7 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, तो वहाँ पे हमें जल निकास की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अपन तो जल निकास कर दिए। कहीं ऐसा हुआ कि एकदम से धूप कर दिया, अब जो 5 सेंटीमीटर है वो 3 सेंटीमीटर हो गया जल का सतह, तो हमें फिर इरिगेशन करना पड़ता है। मतलब जितना इम्पोर्टेंट एक फसल को इरिगेशन के लिए है, इरिगेशन इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उतना ही जल निकास एक फसल के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों कोरिलेट करते हैं फसल के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण है फसलों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। Agricultural drainage is the removal of excess water, known as free gravitational water, from the surface or below the surface of the farm land so as to create favorable soil condition for plant growth। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ये कोई सतह है, यहाँ कोई फसल लगी हुई है। ठीक है, बारिश हुई या हम लोग इरिगेशन दिए। ठीक है, अब जो सतह है वो जल से पूरा फुलफिल हो गया है, भर गया है। कुछ जल है जो भूमि के सतह में है, कुछ जल है जो भूमि के नीचे चला जाता है। स्वाभाविक सी बात है ना, भूमि के नीचे चला जाता है। तो इन दोनों माध्यम से, भूमि की सतह से और ग्रेविटेशनल या भूमि की अधोसतही बोल सकते हैं, भूमि की नीचे से, जब अतिरिक्त जल को प्राकृतिक रूप से भूमि से बाहर निकालते हैं उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े। वही है, फसलों की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। ठीक है, ये जल है, ये हमारा सतह है। ठीक है, ये सतह के ऊपर जल है और सतह के नीचे, इन दोनों को कृत्रिम रूप से भूमि से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। कहीं ऐसा कंडीशन होता है बरसात के मौसम में कि बारिश ज़्यादा हो गया, हर तरफ पानी पानी हो गया, पानी ऑटोमेटिक ही खेत से भग रहे हैं, तो उसको अपन लोग ड्रेनेज नहीं करेंगे जब तक हम खुद जाके एक्सेस पानी को, अतिरिक्त पानी को सतह से उस भूमि से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक जल निकास नहीं कहलाएगा। ये क्लियर रहना, कृत्रिम रूप से ही जल को बाहर निकालना सतह अथवा अधोसतह के माध्यम से, उसी को अपन लोग जल निकास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं, हमारा सेकेंड पॉइंट है नेसेसिटी ऑफ ड्रेनेज। ठीक है, मतलब जल निकास की आवश्यकता। आखिरकार हमें जल निकास की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो पहला है हमारा
निचले स्थानों पर स्थित भूमियों में वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है और फसलों की समय बुवाई करने में बाधा होती है। सिंपल सी बात है, कोई जमीन ऊपर में है, कोई जमीन नीचे में है। अगर ऊपरी सतह की पानी नीचे सतह में आकर जमा हो जाए और हम निचले सतह के पानी को नहीं निकाल पाते हैं या अपने पास उचित ढंग का जल निकास व्यवस्था नहीं है, तो क्या होता है, वहाँ पे पानी भरा रहता है। भरा होने के कारण वहाँ की मृदा नमी हो जाती है, गीली हो जाती है, जिसके कारण जब हम अगले ऋतु में, अगले वर्ष में कोई फसल बोना चाहते हैं निचली सतह में, तो वहाँ पे अपने को कृषि कार्य करने में, जुताई, बुवाई या मेड़ बनाने में, जो भी है वो सारा कुछ करने में प्रॉब्लम होती है, और जिससे कि हमारे बुवाई में लेट होता है। और जैसे अपन लेट सेविंग करते हैं तो कुछ फसल ऐसा होता है जिसमें रोग, कीट, व्याधि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अपने को एक उचित जल निकास व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा, निचली भूमियों में खड़ी फसलें अत्यधिक पानी के कारण नष्ट हो सकती है। सीधी सी बात है भाई, ये कोई ऊपरी की सतह है, ये निचली सतह है। ठीक है, ऊपरी सतह से कोई जल आया, निचली सतह में भरा हुआ है। अब भरे होने के कारण न तो यहाँ पे ठीक से ऑक्सीजन पहुँच पाता है, न तो यहाँ पे ठीक से तापमान क्रिएट हो पाता है। ठीक है, जिसके कारण जो रूट होती है वह मुरझाने लगती है, और एक फसल में जो हृदय बोला जाए वो रूट ही है। अगर रूट में ठीक से मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर न पहुँचे तो पौधे मर जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें उचित जल निकास व्यवस्था करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, अतिरिक्त जल अगर अधिक समय के लिए जड़ प्रदेश, रूट जोन में रुकता है तो पौधों की वृद्धि और विकास से बुरी तरह प्रभावित होती है। ठीक है, मैं बता दिया, अगर कोई रूट जोन में जल भरा हुआ है तो वहाँ पे ऑक्सीजन ठीक से पहुँच नहीं पाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो रूट होता है वह मरने लगता है। जो अपन लेग्यूमिनेसी क्रॉप होती है, जो दलहन वाली फसलें है, उसके रूट जोन में बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, वह बैक्टीरिया क्या करता है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन होता है उसको अपने ओर आकर्षित करता है और उसको अवशोषित करके जो जमीन होती, सतह पे होती है, उसमें ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। तो वहाँ पे भी ये समस्या देखने को मिलती है, पानी भरा है तो वहाँ पे ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, ना वो जो बैक्टीरिया है उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वह मर जाता है, जिससे अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया नहीं हो पाती। इसलिए हमें आवश्यक है कि उचित जल निकास व्यवस्था करनी चाहिए। फोर्थ है जलाक्रांत, वाटर लॉग क्षेत्रों में मृदा में अणु संचार कम हो जाता है और जड़ों की श्वसन क्रिया के लिए परम ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में कमी होने से जड़ की कोशिकाओं का परमेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, जब जलमग्न कंडीशन में होता है हमारा खेत, तो हमारे जो बहुत सारे सेलाइन, एल्कलाइन यानी अम्लीय, क्षारीय जो भी मृदा है, उसके जो साल्ट की मात्रा होती है वह पानी में घुल करके मृदा की ऊपरी सतह में चिपक जाते हैं। आप लोग देखना, जब घर में या कहीं बाहर में रहते हो तो पानी भरा रहता है, जग में हो, टीन में हो, जिसमें भी हो। ठीक है, तो अपन अगर 5-6 दिन तक उस पानी को न फेंके, न हिलाए, तो एक सफ़ेद परत का लेयर जम जाता है जो हार्ड रहता है। वह इसी लेयर जमीन में भी देखने को मिलता है, जिससे वह ऑक्सीजन को रोकता है। ठीक है भाई, रूट जोन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, किस कंडीशन में, वाटर लॉग की कंडीशन में। फिर हमारा नेक्स्ट है, जिन क्षेत्रों में जल स्तर ऊंचा पाया जाता है, कहने का मतलब है कोई नदी है, कोई बांध है, मतलब जो नहर है उसके समीप अगर हम कुछ खेती कर रहे हैं और वहाँ पे जल स्तर ऊंचा पाया जाता है, ठीक है, बरसात हुआ, पानी आकर जलमग्न हो जाता है, वहाँ पे हमें तो समुचित ढंग से जल निकास व्यवस्था करनी ही चाहिए, नहीं तो हमारा सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। फिर आता है हमारा सेलाइन सॉइल को सुधारने के लिए। ठीक है, सेलाइन सॉइल को अपन कैसे सुधारेंगे, क्या होता है, अपन जो साल्ट की मात्रा होती है, ये बेस्ट पॉइंट है, जल इसको नोट कर लेना। ठीक है, क्या होता है, ये कोई मृदा है, इसमें कोई साल्ट की मात्रा है इस मृदा में। ठीक है, हम चाहे इरिगेशन दिए कि बारिश हो गया, ये फील्ड है वो जलमग्न हो जाएगा। अब जलमग्न होने के कारण जो साल्ट है पानी में घुल जाएगा। ठीक है, ये पानी में घुल जाएगा और घुलने के कारण यह लीचिंग के थ्रू नीचे चला जाता है। ठीक है, या पानी में घुल के अपन जल निकास कर देते हैं, या कुछ मात्रा इसकी लीचिंग हो जाती है। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग एक प्रकार से हानिकारक है फसलों के लिए, क्योंकि इसमें लीचिंग के जरिए जो भी हम पोषक तत्व देते हैं वो घुल करके नीचे चले जाता है और पौधे को नहीं मिलता है। इसलिए इसको अपन एक उचित समय में जल निकास करके इसको हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए लाभदायक होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट है हमारा, सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा होने पर अतिरिक्त पानी को निकालने की आवश्यकता होती है।
मैं स्टार्टिंग में बता दिया, अगर अपन कोई फसल लगी है उसको 5 सेंटीमीटर जल चाहिए, कहीं अचानक से उस समय बारिश हो गया या कहीं का कुछ पानी अगर खेत में जमा हो गया, कहीं वो 7 सेंटीमीटर हो गया पानी का स्तर, तो उसको अपन को निकालना है। ठीक है, इसलिए अपने को जल जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रेनेज। ये जल निकास के क्या उद्देश्य है? बहुत सारे उद्देश्य है भाई जल निकास के। तो भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना। कैसे? ठीक है, वो देख लेते हैं। क्या होता है, जब भूमि में जल काफी समय तक भरा रहता है तो उनके जब निकास का उचित प्रबंध नहीं हो पाता है। ठीक है, कोई खेत है उसमें जल भरा है, अब अपने पास जल निकास की कोई साधन नहीं है, उसमें खेत में जल भरा ही हुआ, तो जो भौतिक दशा होता है। अब व्हाट इज अ भौतिक दशा, यानी फिजिकल कंडीशन। ठीक है, कि फिजिकल कंडीशन क्या होता है? तो भाई जो मृदा का कड़ाकार है, मृदा संरचना है, मृदा रंध्राकार है, मृदा रंग, मृदा ताप, आसंजन, शासंजन, वायु संयुक्त, ये सब प्रभावित होता है। और ये जब सब प्रभावित होता है तो हमारा जो पौधे के लिए एक फेवरेबल कंडीशन नहीं बन पाता, जिससे पौधे मर जाते हैं। ठीक है, तो भूमि को दशा के सुधार करने के लिए अपन लोग जल निकास बहुत ही आवश्यक है। सेकेंड है हमारा समुचित वायु वायु संचार। ठीक है, कोई हमारा फील्ड है, उस फील्ड में अगर जल भरा हुआ है, ठीक है, खेत है, खेत अगर जलमग्न है तो उसमें से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है जो हमारा पौधा है, क्रॉप है, वो मर जाएगा। मर जाएगा मतलब अपने को उत्पादन नहीं मिलेगा। ठीक है। थर्ड है उचित तापक्रम बनाए रखने के लिए। क्या होता है, उचित तापक्रम बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ बैक्टीरियाएं होती है। जो अपन दलहन फसलें हैं उसके रूट के नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती है और अपने को उत्पादन में वो अपने काम करती है। ठीक है, जो नाइट्रोजन वो फिक्सेशन करती है वायुमंडल से, वो अपनी वृद्धि विकास में उसको उपयोग करती है। इस कंडीशन में अगर जल भरा हुआ है तो वह जल भरे रहने से कारण, क्योंकि एक बैक्टीरिया है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, हर चीज़ चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए अपने को जल निकास आवश्यक है। फिर तीसरा होता है हमारा, नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग द हार्मफुल साल्ट। जो हानिकारक साल्ट होता है उसको एकत्र होने से रोकना है। सीधी सी बात है, कोई मिट्टी सेलाइन है, एल्कलाइन है, अगर उसमें जल भरा हुआ है, अब जो सेलाइन एल्कलाइन है वो जल में घुल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जल में घुलने के बाद पपड़ी बना लेते हैं, जो मिट्टी को कठोर बना देते हैं। उसके लिए अपने को जल निकासी बहुत ही आवश्यक है। पानी भरा, उसमें जितने भी हार्मफुल जो साल्ट की मात्रा है वो अगर घुल गए तो तुरंत जल निकास कर देना चाहिए। अगर कहीं वो रुका तो जम कर वो हार्ड परत यानी कठोर परत बना देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू प्रिवेंट द डिनाइट्रिफिकेशन, अविनाइट्रीकरण को रोकना। अविनाइट्रीकरण क्या होता है, ये देखो, ये कोई फील्ड है, ये कोई क्रॉप लगी हुई है, ये जल से भरा हुआ है। हम जो यूरिया देते हैं फसल को, तो इसे सीधा यूरिया इसे दो फॉर्म में ग्रहण करता है। एक होता है NH4 जिसको अमोनिया बोलते हैं, सेकेंड होता है NO3 जिसको अपन नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, जो अमोनिया है ये वाला, ये सतह जोन में देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देते हैं इसको। और ये जो नाइट्राइड है इसको अपन एरियल पार्ट में देते हैं, जहाँ पत्ती होती है, जहाँ पे दाने आते हैं उस भाग में देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले भाग में वहाँ पे देते हैं, और अमोनिया को नीचे सतह में देते हैं। तो क्या होता है, जब पानी भरा हुआ होता है, जब हम नाइट्राइट को एरियल फॉर्म में देते हैं तो इसमें कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्राइट के नाइट्रोजन है उसको वायुमंडल में भेज देते हैं। ठीक है, कुछ क्रिया होती है, इसको अपन नाइट्रोजन साइकिल में देख लेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि कैसे होता है। जब पानी भरा होता है तो उसमें नाइट्राइट के जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। इसी को बोलते हैं, इसको रोकना चाहिए, मतलब जल निकास समय पे कर दे तो नाइट्राइट से जो होने वाला नाइट्रोजन लॉस है वो कम हो जाएगा, और ये सबसे ज्यादा धान के खेत में होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आता है भूमि में दलदल न होने देना चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं बता चुका हूँ, अगर भूमि दलदल है तो अपने को बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा रूट जोन में। सेकंड है अपने को इंटरकल्चर करने में मतलब कोई फसल लगी हुई है, जैसे कि धान लगा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं छिड़काव विधि। अब उसमें देखते हैं बहुत सारा उसमें खरपतवार आ जाता है। अगर कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जो गीला होने पर अपन नहीं जा सकते, तो वहाँ पे इंटरकल्चर करने में समस्याएं होती है, निदाई गुड़ाई करने में।
सेकेंड है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, इंटरकल्चर करने में प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारी है जो समस्याएं होती है, इसलिए अपने को दलदल होने से बचाना चाहिए। ठीक है, लास्ट है हमारा उचित श्वसन क्रिया, प्रॉपर रेस्पिरेशन। अगर एक जल निकास की व्यवस्था प्रॉपर है अपने खेत में, अगर उसमें उचित श्वसन रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है तो हमारी फसल भी अच्छे से वृद्धि विकास करेगी। जो हमारे भूमि में रहने वाले बेनिफिशियल लाभदायक बैक्टीरिया है वो भी अपने आप जो क्रिया है, जो पौधे के उत्पादन में अपना जो योगदान है वो भी अच्छे से निभाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ है इतना, इसलिए अपन लोग जल निकास करना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर। आगे चले, देखते हैं अपन हार्म ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर, अत्यधिक जल से हानियाँ। अब तो देख लिए कि जो जल निकास है वो क्यों आवश्यक है। अब ये भी देख लेते हैं कि अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो क्या क्या हानियाँ हैं, किसको, फसल को। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई एक एक करके क्या क्या हानियाँ हैं। पहला है मृदा एवं संचार में बाधा, वही 6 मैं बता चुका हूँ। कैसे करेगा बाधा, बहुत सारा है, जैसे कि कोई साल्ट है, कुछ हानिकारक है, कुछ हानिकारक हार्मफुल साल्ट है, वह जल में घुल करके एक कठोर पपड़ी संरचना बना देगी जिसमें एक ऑक्सीजन को रूट जोन तक पहुंचने पर डिस्टर्ब करेगी। दूसरा है दलदली हो जाएगी, फिर भी अपने को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए अपने को मृदा में संचार में बाधा उत्पन्न करता है। कौन सा, अत्यधिक मॉइस्चर। ठीक है, सेकंड है अपना मृदा का गिरना, सॉरी मृदा का तापमान का गिरना। कैसे गिरेगा वो देखो, फसल लगा होता है उसके उत्पादन में मृदा ताप का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अगर प्रॉपर तापमान नहीं हो तो फसल उत्पादन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बीज के अंकुरण से लेकर पौधों के विकास तक मृदा ताप का विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब भी हम जमीन में बीज की बुआई करते हैं और जब तक कि हम फसल को कटाई नहीं कर लेते हैं उससे अपने तापमान की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होती है। जैसे जैसे भूमि में तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, सॉरी जैसे भूमि में मॉइस्चर की यानी जल की अत्यधिक होती जाती है वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, जो फसलों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें आगे बढ़े। सेकंड है हमारा सैलोनेस ऑफ रूट्स, जड़ों का उथला तह जाना। क्या होता है, ये हमारा सतह है, ये हमारा कोई फसल है, ये किसी का रूट जोन है। ठीक है, किसी फसल को होता है जो डीप रूट रहता है, कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जिनका सैलो, जैसे कि अपन देख पाते हैं चना हो गया, गेहूं हो गया या धान, उसका देखते हैं पर रूट दिखता है सरफेस के ऊपर से। अगर ऐसे स्थिति में है, अगर यहाँ पे ज़्यादा जल भराव की कंडीशन है तो ये जो पानी हो अपने साथ कुछ फसल बहा के ले जाता है। ठीक है, इसको रोकने के लिए अपने को जल निकास करना चाहिए। ये हानियाँ होती है अत्यधिक मॉइस्चर से। ठीक है, इसको अपन को रोकना चाहिए। फिर सेकंड है पोषक तत्वों का हानि होना। अब कैसे हानि होगा पोषक तत्वों का, एक नाम सुने होंगे आप लोग, लीचिंग। लीचिंग क्या है, लीचिंग एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, हानिकारक। क्यों है हानिकारक वो देख लेते हैं भाई। ये सतह है, यहाँ क्रॉप लगी हुई है, हम भूमि में जो भी पोषक तत्व है वो दे दिए, चाहे वह भूमि की सतह में हो चाहे कि वह पौधे की पत्तियों में हो, अब उनको हम तो दे दिए। ठीक है, अब दे दिए, यहाँ पे जल भरा हुआ है। जब अधिक मात्रा में अधिक समय के लिए जल भरा रहता है तो जो हम पोषक तत्व दिए रहते हैं वह जल में घुल करके वह रूट जोन के नीचे चला जाता है। ठीक है, जिससे पौधे इसको नहीं मिल पाता, पौधे की जड़ को यह नहीं मिल पाता क्योंकि रूट जोन से नीचे चला जाता है। उसी को बोलते हैं लीचिंग, या एक हार्मफुल प्रोसेस है, अपन को लीचिंग होने से बचाना चाहिए। ठीक है, ये हानियाँ होती है। सेकेंड है अपना डिलेड सोइंग, मोबाइल का पिछड़ जाना, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है, सेकेंड है हमारा वाटर लॉक्ड कंडीशन ऑफ सॉइल, भूमि का दलदली होना। अगर अत्यधिक मात्रा में जल भरा हुआ है और हमारे पास एक समुचित जल निकासी व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे एक वाटर लॉक्ड की कंडीशन हो जाती है। और वाटर लॉक्ड की कंडीशन होती है तो बहुत सारी समस्याएं होती है जो फसल की वृद्धि विकास के लिए वह
प्रतिकूल नहीं होता है, ठीक है। फिर होता है लाभदायक जीवाणुओं के कार्य में बाधा, ये भी मैं बता चुका हूँ। कुछ हमारे बैक्टीरियल होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि एक हमारा केचुआ है, ठीक है। वो अगर है उसको, जहाँ पे केचुआ है जिस जमीन पे, वहाँ पे ज़्यादा पानी डालोगे तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और वो मर जाएगा। और ऐसे बैक्टीरिया अगर मरते जाए जो बेनिफिशियल है फसल के लिए, तो फसल के वृद्धि विकास में बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस सब को बचाने के लिए, ठीक है, हमें जल निकास की आवश्यकता होती है। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। मेरा भी स्टार्टिंग है, कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने का, धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों का साथ रहे। फिर देखते हैं सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, जल निकास की प्रणालियाँ। जो ड्रेनेज है, जहाँ से क्वेश्चन उठता है, पीएटी के लिए हो, वैसे तो 11वीं 12वीं और कॉलेज के लिए हो, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो पूछा जाता है वो वहीं से पूछा जाता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, तो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नेचुरल सिस्टम, हैरिंगबोन सिस्टम और ग्रिड सिस्टम। क्वेश्चन यहीं से आता है कंपटीशन के लिए। और बाकी जो बच्चे 11वीं 12वीं और कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। और जिसके लिए एक इनमें पढ़ना है वो केवल 2 चीज़ पढ़े, सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज और दूसरा है मेथड्स ऑफ ड्रेनेज। तो अपन पहले देखें सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज, ये क्या होता है। पहला होता है प्राकृतिक प्रणाली, ये देख लेते हैं भाई क्या होता है प्राकृतिक प्रणाली। यह प्रणाली छोटे छोटे व बिखरे जलप्रांत क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। जैसे अपन कोई छोटा सा खेत है, उसके लिए यह जो प्राकृतिक प्रणाली है वह बेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारा भूमि की ढाल है, उस हिसाब से अपन छोटे छोटे नालियाँ में काट काट के उसको एक नालिया में जो मुख्य नाली उसमें मिला देते हैं, और इसका दिशा बदलती रहती है। इसका बेस्ट उदाहरण देखने को मिलता है सोयाबीन के खेत में। बेटा, सोयाबीन के खेत में जाना, वहाँ देखना छोटे छोटे नाली कटी रहती है, एक मेन नाली बनाया रहता है, वहाँ से अपन जल को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो एक होता है नेचुरल सिस्टम। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये मैं बना देता हूँ, ठीक है। मान के चलो, सॉरी, ठीक है, ये कोई नाली है, ठीक है, ये कोई नाली है, ठीक है। ये अपना जो है वो मुख्य नाली है, ये है अपना सहायक नाली है। तो ऐसे ही अपन जो, जैसे कि ये फील्ड है इतना बड़ा, तो ये कोई अपना सहायक नाली बना दिए और ये मुख्य नाली मिलाकर मिला देते हैं। ऐसे अपन छोटी छोटी नालियाँ बनाकर एक मुख्य नाली होती है, उसमें अपन निकाल देते हैं। और यह जो अपना जो दशा बदलती रहती है, जो नालियाँ है, वो अपना अकॉर्डिंग टू स्लोप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सॉइल, अकॉर्डिंग टू स्लोप ऑफ सॉइल, उस हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हेरिंगबोन प्रणाली। जो हेरिंगबोन प्रणाली होता है उसमें क्या होता है, एक मुख्य पाइपलाइन रहता है और उसमें सहायक पाइपलाइन रहता है, ठीक है। जो मुख्य जल निकास है वो खेत के बीचों बीच बनाया जाता है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, ये अपना कोई खेत है, मान के चलिए कोई सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो अपन क्या बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, ये अपना जो है वो मुख्य सहायक लाइन है, ठीक है, ये वाला। और ये जो है वो अपना सहायक लाइन है, जो बीच से जाता है सेंटर से, उसको बोलते हैं मुख्य पाइपलाइन। और जो राइट साइड में दिख रहा है वो है सहायक लाइन। तो इसमें अपन जो रहता है फील्ड के, जो खेत के बीचों बीच अपने एक मुख्य पाइपलाइन बनाया जाता है, जो सहायक आकर मिलती है, और इसके जरिए अपन लोग जल को बाहर करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है ग्रिड ड्रोन प्रणाली। अब तीसरा देख लेते हैं ग्रिड ड्रोन प्रणाली क्या होता है, ठीक है। इस प्रणाली के अंतर्गत जल निकास की नाली खेत के उस सिरे पर होती है, वह जिसका धरातल नीचे होता है, वह सहायक जल निकास की नालियाँ इसमें मिलती रहती है, जो पूरे क्षेत्र का निकास का मुख्य नाली होती है। क्या होता है, अपना मान के चलो ये कोई खेत है, हमारा स्लोप कहीं इधर है, तो हम क्या करेंगे, एक मुख्य नाली इधर बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपना सहायक नाली, ठीक है।
ठीक है, ये जो बना है वो सहायक नाली है, ये जो लास्ट में बना है वो होता है मुख्य नाली। अगर स्लोप हमारा इधर है तो हम एक नीचे में ऐसे एक पाइपलाइन बनाते हैं और यहाँ पे अपन एक मुख्य पाइपलाइन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन पूछते कैसे हैं ये देखो। ठीक है, अगर कहीं पूछे ऐसा कौन सा प्रणाली है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें हम मुख्य नाली खेत के बीचों बीच बनाते हैं, तो वो है हेरिंग बोन सिस्टम। ठीक है, हेरिंग बोन प्रणाली। अगर कोई पूछे कि ऐसा जल निकास की ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें अपन मुख्य पाइपलाइन भूमि की सतह के हिसाब से रखते हैं, या जिसका धरातल नीचे का भूमि की स्लोप के हिसाब से रखते हैं, तो वो है गिरी ड्रोन प्रणाली। ठीक है, क्लियर हुआ। सिस्टम और मेथड दोनों में कंफ्यूज मत होना। सिस्टम होता है वो 3 होता है, मेथड हमेशा 2 होता है। मेथड 2 कौन कौन सा होता है? सरफेस और सब सरफेस, सतो और अधो सतो, जिसको अपन बोलते हैं भूमिगत जल। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, अब देखते हैं मेथड ऑफ ड्रेनेज, जल निकास की विधियां। जो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज है वो 3 प्रकार की होती है, प्राकृतिक, हेरिंग बोन और ग्रिड ड्रोन। ठीक है, तो प्राकृतिक में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे जल कांत में फैला हुआ रहता है। जैसे अब सोयाबीन का फील्ड है, वहां देखेंगे तो देखने को मिलता है। ठीक है, हेरिंग बोन प्रणाली है, उसमें क्या होता है, अपन जो खेत है उसके बीचों बीच एक मुख्य पाइपलाइन बनाते हैं, जो सहायक पाइपलाइन होता है उससे अपन मिला देते हैं और इसके थ्रू अपन पानी को उस खेत से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तीसरा है अपना ग्रिड ड्रोन सिस्टम। इस विधि में क्या करते हैं, जिधर हमारे खेत का स्लोप है उधर अपन एक मुख्य नाली बनाते हैं और अपना जो खेत है उसको अपन छोटे छोटे या सहायक नाली बनाकर उसमें मिला देते हैं, और जब सारा पानी मुख्य नाली में आ जाता है उसे अपन फील्ड से बाहर कर देते हैं। क्लियर हुआ। अब देखते हैं मेथड ऑफ ड्रेनेज। तो जो मेथड ऑफ ड्रेनेज है 2 प्रकार से है। ठीक है, सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज को बोलते हैं पृष्ठीय जल निकास, और सब सरफेस ड्रेनेज को बोलते हैं भूमिगत जल निकास। इसी को अपन लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज। ठीक है, अब देख लेते हैं पृष्ठीय जल निकास में कौन कौन से आते हैं। स्थायी नालियाँ, कट आउट नालियाँ, अस्थायी नालियाँ समतल भूमि मेड़ों को काटकर। अगर जो स्थायी नालियाँ हैं या सरफेस ड्रेनेज है, अगर हम कॉलेज की बात करें तो ये अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें ड्रेनेज ऑफ फ्लड एरियाज आता है और ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम आता है, तो उसको भी अपन देख लेंगे। अभी फिलहाल हम ये 4 देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड है हमारा अंडरग्राउंड भूमिगत जल निकास, जिसमें आता है टाइल ड्रेन्स, मोल्ड ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, पोल ड्रेन्स। नाम से समझ में आता है अपन किसका क्या उपयोग करते हैं। देख लेते हैं, इसमें अपन एक एक करके देखते हैं। जिसमें हमारा पहला पृष्ठीय जल निकास, सरफेस ड्रेनेज। अब सरफेस ड्रेनेज होता क्या है, भूमि की सतह से अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना ही पृष्ठीय जल निकास कहलाता है, और प्रायः यही विधि हमारे देश में अपनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अपने को जो सस्ता पड़ता है, लेबर चार्जेस कम लगता है, हर चीज़ इसमें सस्ता पड़ता है, यानी कुल होते हैं किसान की, इसको अपनाया जा सके छोटे से छोटे किसान की। इसलिए अपना जो सरफेस ड्रेनेज है, पृष्ठीय जल निकास है, वो आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें अत्यधिक ढाल की जरूरत नहीं होती है। सीधी सी बात है भाई, कोई फील्ड है उसमें अगर थोड़ा सा भी ढलान है तो उसमें अगर अपन उसके जरिए हम भूमि की पृष्ठी से जल निकास बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें खामियां होने पर आसानी से दूर किया जा सकता है। व्हाट इज द खामियां? ठीक है, खामियां कहने का मतलब ये है, जैसे कि अपन नाली स्लोप जो जिधर ढलान है उससे उल्टे बना दिए, तो उसको अपन लोग उसको उस जगह की मिट्टी को पाट करके समतल कर करके हम इधर ढलान बना सकते हैं। या जैसे कि हमारा जो फील्ड है वो समतल है, एकदम प्लेन है, वहाँ पे पानी भर रहा है, तो अपन एक फीट की मिट्टी हल्का हल्का उसको कोड करके अपन एक फीट से उसको ढलान बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसके खामियों को आसानी से दूर किया जाता है, और यह एक गरीब से गरीब सब किसान इसी को अपनाते हैं। ठीक है, ये सबके फेवरेबल कंडीशन में होता है। कौन सा? सरफेस ड्रेनेज। क्लियर हुआ। अब देखते हैं अस्थायी नालियाँ। ये किसका प्रकार है? सरफेस पृष्ठीय जल निकास में पहला होता है अस्थायी नालियाँ। इसमें क्या होता है, खेतों में थोड़े थोड़े अंतर पर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, पृष्ठीय जल निकास क्या होता है, खेतों में थोड़े थोड़े अंतर पर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ बनाई जाती है और मुख्य नाली से जोड़ देते हैं। इस नालियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है और इच्छानुसार इसको समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होता है देख लेते हैं यार इसको। ये हमारा कोई, सॉरी एक सेकेंड,
ये हमारा कोई फील्ड है, कोई खेत। मान के चलते हैं कि एक हमारा ये मुख्य पाइपलाइन है, ठीक है, हमारा स्रोत किधर है, इधर है। अब जो सहायक नाली है ये यहाँ पे है, ठीक है, और जो एक नाली से दूसरे नाली की जो बीच की दूरी है वह 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इस हिसाब से अपन लोग एक नाली बनाते हैं जिससे जल बाहर निकलता है, अस्थायी होता है। इसको अपन हम बदल भी सकते हैं, ये जो मुख्य नाली है इधर है, इसको अपन इधर बना सकते हैं, ये इसको अपन सहायक को इधर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे करके इसको अपन बना सकते हैं। ये होता है अस्थायी नालियाँ, ठीक है। अब आता है अपना सेकेंड, कट आउट नालियाँ, ठीक है। कट आउट नाली क्या होता है वो देख लेते हैं। जिन क्षेत्रों के धरातल में अधिक ऊंचाइयों पर नहर पाया जाता है, देखना क्या होता है, नहर के खेत वाले हैं या जिसके तालाब वाले हैं या जिसके आसपास बंदे हैं, जिसके आसपास खेती होती है, तो जो सीपेज होता है उसके द्वारा जो हमारे खेत में पानी आ जाता है, हम बोलते हैं सीपेज आ गया बोल के, उसको रोकने के लिए इसे कट आउट नालियाँ बनाते हैं। ये क्या होता है, इसमें ये हमारा फील्ड है, यहाँ से जल गया है, ठीक है, नहर, ठीक है भाई, कैनल यहाँ से गुजरा हुआ है। ये मिट्टी और ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन जुड़ा हुआ रहता है, खेत की जमीन और नहर की सतह एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो जो नहर का पानी है वो सीपेज के थ्रू यहाँ चला जाता है, ठीक है। सीपेज होता क्या है, सीपेज वह प्रक्रिया है जो भूमि की सतह में होती है, भूमि के नीचे होती है, ठीक है। इसके जरिए पानी कभी इस फील्ड से उस फील्ड में या जो जो ऊंचे स्थान उसके नीचे स्थान में देखने को मिलता है सीपेज, ये सीपेज होता है जो भूमि के अंदर होता है, ठीक है। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे यह जो खेत है इन दोनों के बीच में एक जमीन दिख रहा है, इसको अपन अगर गड्ढा कर दें, अब ये गड्ढा कितने सेंटीमीटर का रहेगा, 60 से 90 सेंटीमीटर अगर इसको बीच में हम गड्ढा कर दें तो ये कैसे रहेगा, ये हमारा फील्ड है, ये मान के चलिए ये गैप हो गया दोनों के बीच में, ठीक है, इतना गड्ढा कर दिए और 1 सेंटीमीटर चौड़ी ये उनकी चौड़ाई होगी, और जो गड्ढा है, ये जो गड्ढा है वह 60 से 90 सेंटीमीटर होती है, जिससे जो सीपेज आने की जो अपसरण होती है वह रुक जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन कट आउट नालियाँ। अगर कोई पूछे सिंपल सीधी भाषा में, तो जो नहर के द्वारा जो हमारा खेत है उस दोनों के बीच में पार बोल दिया जाए या कोई जमीन खाली है उसको अगर अपन 60 से 90 सेंटीमीटर खोद देते हैं और 1 सेंटीमीटर चौड़ी रख देते हैं तो जो सीपेज की क्रिया है उसको अपन रोक पाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? अब थर्ड आता है अपने पास स्थायी नालियाँ, परमानेंट ड्रेन्स। प्रायः निचले स्थानों पर जहाँ जल निकास की समस्या आवश्यक रूप से होती है वहाँ इस कार्य के लिए स्थायी मुख्य एवं सहायक नालियाँ बनाई जाती हैं। मुख्य नालियों के द्वारा व्यर्थ पानी नालों एवं नदियों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये परमानेंट होता है। इसको परमानेंट बनाते कैसे हैं, जैसे कोई जमीन है, हमें मालूम होता है कि जो बारिश होती है या कोई अधिक पानी है वो एक एरिया से आती है, एक एरिया में बह जाती है, उस हिसाब से हम एक परमानेंट नाली बना देते हैं। उसके जरिए जो सहायक नालियाँ होती है वो एक मुख्य नाली में मिलती है, और जो मुख्य नाली होती है वह किसी के नालों में, तालाबों में या नदी तक पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अच्छा, एक अपना बता, समतल भूमि में मेड़ों को काट कर, लैंड स्मूथिंग मेथड। इसमें क्या होता है, सिंपली ये अपन सब लोग करते ही हैं। जैसे कोई खेत है, अपन मेड़ को फोड़ देते हैं, मेड़ को फोड़ करके जो पार होता है यार, पार को फोड़ करके जल को जब बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं लैंड स्मूथिंग मेथड, समतल भूमि में मेड़ों को काट कर। क्लियर? ये जो 4 प्रकार का है, अस्थायी कटआउट नालियाँ, स्थायी नालियाँ, समतल भूमि मेड़ों को काट कर, ये पृष्ठीय जल निकास के है। अब देखते हैं भूमिगत जल निकास। अब भूमिगत जल निकास क्या होता है, ये सतह है, यहाँ फसल लगी हुई है, ये भूमि की ऊपरी परत है, ये भूमि की निचली सतह है। अब नीचे सतह के जरिए अगर हम पानी को बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं भूमिगत जल निकास, ठीक है।
तो देखो, भूमिगत जल निकास के अंतर्गत भूमि जल निकास के अंतर्गत भूमि के अंदर नालियां बनाकर व्यर्थ पानी को निकालने की व्यवस्था की जाती है। अब सीधी सी बात है, अपन भूमि को खोद के वहां से एक समुचित ढंग से वहां पे अपन कंक्रीट, पत्थर, कुछ लोहे की औजार डालकर, कुछ पाइपें डालकर, कुछ लकड़ी डालकर अपन एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे कि आसानी से जो जल है वो भूमि के सतह से निकल जाए। ठीक है, यह जो मेथड होती है वह थोड़ा कॉस्टली होती है। इसको एक जो नॉर्मल फार्मर है, जो आम किसान है, वो नहीं कर सकता। जिसके पास जो पूंजीपति है, जिसके पास बहुत बड़ा फील्ड है, वो कर सकता है। अधिकतर अपने देश में ये देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सेकेंड है सहायक व मुख्य जल निकास नालियां भूमि के अंदर 0.9 मीटर से 1.80 मीटर की गहराई में तैयार की जाती है। ठीक है, जो अपन नाली बनाते हैं वो जमीन के नीचे बनाते हैं। ठीक है, इसमें निम्नलिखित विधियां आती है, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। विधि ही मेन है दोनों में। ड्रेनेज में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी से हो, पीएटी हो, जो भी हो एग्रीकल्चर से, तो क्वेश्चन केवल यहीं से पूछे जाते हैं, मेथड्स और सिस्टम से। सिस्टम पूछा जाए तो बताना 3 है। कौन कौन सा है पूछे तो पहला बताना नेचुरल है, जिसको प्राकृतिक बोलते हैं, फिर है हेरिंगबोन और तीसरा है ग्रिडोन प्रणाली। ठीक है, मेथड पूछे तो 2 बताना, पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास। तो पृथ्वी जल निकास से फिर 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, अस्थायी, कट आउट, स्थायी और समतल भूमि में मेड़ों को काट कर। ठीक है, अब आता है भूमिगत जल निकास। तो इसमें कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, जिसमें से पहला है टाइल्स जल निकास। नाम से ही समझ में आ रहा है, टाइल्स है तो इसे अपन, कोई टाइल्स से होता है, कोई ईंट है, कोई सीमेंट का बना होता है, उसको अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, टाइल्स से बनी भूमिगत जल निकास नालियों के लिए सर्वोत्तम होती है। नालियों की आपस की दूरी चिकनी जो भारी भूमि है उसमें 25 मीटर तथा हल्की भूमि में 50 मीटर रखते हैं। ये बनता कैसा है, ये देखो, ये कोई जमीन है। ठीक है, इसको अपन लोग खुदाई कर दिए। ठीक है, कितना, 70 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, याद कर लेना, 70 से 120, कुछ कुछ बुक में 75 से 125 मिलेगा, 60 से 110 मिलेगा, तो घबरा मत जाना, ये रेंज देख लेना। ठीक है, कम ज़्यादा होगा ये। ठीक है, 70 से 120 सेंटीमीटर गहरा कर लिए। अब गहरा तो हो गया, अब जो हमारे पास टाइल्स है अर्धवृत्ताकार, ये हो गया वृत्ताकार, ये होता है अर्धड़ को या टाइल्स को हम लेते हैं, और जो 60 से 70 से 20 सेंटीमीटर गहराई की है वहां पे अपन इसको फिट करते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे अपन फिट करते हैं, ये तो हो गया। ठीक है, फिट कर रहे हैं ऐसे, और इसका स्लोप अपन लोग थोड़ा ऐसे 1 मीटर की ढलान कर रखते हैं। ठीक है, जो स्लोप है वो 1 मीटर रहेगा। ये तो पानी के बहाव के लिए नालियों का ढाल 5 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसमें रखते हैं, और ये बनता कैसे है, ऐसे, इसका जो स्लोप रहेगा ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहता है। ठीक है, और ये अपना भूमि की सतह है, तो ये ऐसे रहता है। यहाँ से जल निकल के ऐसे खेत से बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। मेरा भी पहला वीडियो लेक्चर है, धीरे से कुछ त्रुटियां हो गई वो सुधार मैं करूँगा, और कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे समझा पाऊँ। ठीक है, ये देखो, ये अपना ये अपना ज़मीन है। ठीक है, इसमें अपन पाइप का भी उपयोग करते हैं। जरूरी नहीं है कि अपन टाइल्स का, खपरेल का या इसका अपन सीमेंट का ही उपयोग करें, अपन इसमें पाइप भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पाइप होता है वो एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं। क्लियर हुआ। और जो भारी भूमि होती है उससे 25 मीटर और हल्की भूमि 50 मीटर रखते हैं। जो आपस की जो दूरी है, यहाँ की जो दूरी है, अगर वह मिट्टी भारी है तो अपन 25 मीटर रखेंगे, और हल्की है तो 50 मीटर की दूरी रखते हैं। क्लियर हुआ। अब आता है मोल निकास नालियाँ, मोल ड्रेन्स। ठीक है, देख लेते हैं मोल ड्रेन्स होता क्या है। एक विशेष प्रकार के बने मोल हल के द्वारा भूमि के अंदर 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाली नालियाँ से 45 से 75 सेंटीमीटर की गहराई पर बिना पृष्ठ मृदा को ढके तैयार की जाती है। ठीक है, कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक है, देख लेना, मैं बोल रहा हूँ वो सुन के जाना। ठीक है, यह विधि भारी भूमियों के लिए अपनाई जाती है। इसको करते कैसे हैं, ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे एक मोल प्लाऊ आता है, मोल प्लाऊ, जो इसमें एक प्रकार से एक ऐसे चैनल बनता है, जैसे कि एज लाइक
ऑपरेशन ब्लड जो आता है वैसे स्ट्रक्चर में रहता है ये, और ये जो है जो ज़मीन है उसको ये खोदते जाता है और एक पाइप जैसे इसमें एक स्ट्रक्चर बनते जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब हम सॉइल में कुछ भी अपन जैसे जुताई करते हैं तो मिट्टी ऐसे बाहर निकलते जाता है, तो वैसे अपन ओपन होते जाता है सॉइल और एक स्ट्रक्चर बनता है नाली के रूप में, और इसको अपन ढकते नहीं है, ठीक है। तो इसके जरिए अपन मूल निकास नालियाँ बनाई जाती है। इसमें सबसे जरूरी है कि इसमें क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, कितने सेंटीमीटर गहराई रखते हैं, और जो दो नाली के बीच की आपस की दूरी, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, रट लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पत्थर की नालियाँ। पत्थर की नालियाँ क्या होती है, भूमि की सतह से लगभग, अरे यार यहाँ पे तो टाइपिंग करना ही भूल गया है, ठीक है बता देता हूँ। यहाँ पर अपन लगभग ना 1.25 मीटर नीचे पत्थर की सहायता से नाली बनाई जाती है। सहायक नालियों की सहायक नालियों को 4.5 से 10.0 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। यहाँ पे लिख लेना 1.25 मीटर नीचे पत्थर की सहायता से जो सहायक नालियाँ होती है उसको 4.5 से 10.0 मीटर की दूरी पर बनाते हैं, ठीक है। ये नालियाँ लगभग वी आकार की बनती है। इस प्रकार की बनी नालियों में बहुत जल्दी मिट्टी भर जाते हैं। होता क्या है, बनता कैसे है वो देखो। जो बनता कैसे है वो समझ गया। ये मृदा है, ये ऐसे अपन खुदाई कर लिए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 1.5 मीटर, 1.5 मीटर अपन डीप कर लिए, गड्ढा खोद लिए, ठीक है। ये भी अपना एक कहीं दूर पर 1.5 मीटर गड्ढा कर लिए, ठीक है। अब जो पत्थर है उसको अपन ऐसे कवर करके यहाँ पे पत्थर लगा दिए, ठीक है। कंकड़ यार जो रेत के कण आते हैं, बालू के कण आते हैं, वो अपन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद पत्थर के टुकड़े डाल के मिट्टी डालते हैं, फिर पत्थर के टुकड़े डाल के मिट्टी डालते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जल होता है वो मिट्टी से रिस कर जब कंकड़ में आता है तो इसमें इन्फिल्ट्रेशन रेस बहुत फास्ट होता है कि इसमें कंकड़ में, बालू में, रेत में। अब इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, वो सुन लो। ये कोई रेत है, कंकड़ है, इन्फिल्ट्रेशन रेस क्या होता है, जब हम उसमें रेत में या कंकड़ में पानी डालते हैं जल्दी से अब्जॉर्ब सोख लेता है। इन्फिल्ट्रेशन जो रेशो होता है इतना फास्ट होता है कि हम तुरंत पानी डालते हैं तो तुरंत वो सोख लेता है, ठीक है। उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। डायरेक्ट एंट्री ऑफ वाटर इन द सॉइल इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन, क्लियर। इसलिए अपन वो कंकड़ का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें कंकड़ डला रहता है तो जो गैप होता है उसमें मिट्टी भर जाता है, इसलिए यह विधि बेकार है, ठीक है। और जो आपस की नालियां हैं, जैसे कि ये अपना हो गया मुख्य समझ लो। अब यहाँ से कोई सहायक नालियां ऐसे मिलाए हैं, ये इसकी जो आपस की दूरी है वह 4.5 से 10 मीटर की होती है, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। ठीक है, ये तो वही चीज़ है। अपन आगे चलते, फिर आता है पाइप नालियाँ। पाइप है तो सीधी सी बात है, पाइप का उपयोग करेंगे। इसको देख लो। इस विधि में भूमि के अंदर लगभग 1 मीटर नीचे 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास के छिद्रयुक्त लोहे अथवा सीमेंट कंक्रीट के नल केवल सहायक नालियों में बिछा देते हैं और उनका संबंध मुख्य नालियों के साथ करा देते हैं, ठीक है। ये बनता कैसे है वो देखो। तो मेन है स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो क्लियर है कि इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं। रटने की चीज़ है उसकी गहराई, सहायक नालियों की दूरियाँ, दो मुख्य नालियों की दूरियाँ, ये रटने की चीज़ है, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ का उपयोग होता है, अपन सबसे पहले क्या देखे थे, टाइल्स। तो टाइल्स पे अपन खपरेल का, कंक्रीट का और पाइप का उपयोग भी कर सकते हैं। फिर आता है अपना मोल। तो मोल में होता है, एक मोल होता है जो ट्रैक्टर में लगा होता है, मोल ब्लॉक, उसके जरिए अपन लोग मोल बनाते हैं, ठीक है। मतलब जल निकास की एक क्यारी बनाते हैं, ठीक है। तीसरा होता है पत्थर की नालियाँ। पत्थर की नालियों का स्टोन मिलाया जाता है, ये हमेशा वी शेप का होता है। कैसा होता है मैं बता दूँ। अब आता है पाइप नालियाँ। तो स्वाभाविक से पाइप में अपन पाइप का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं अपन ये देख लेते हैं, ठीक है। ये भूमि है, सतह है हमारा, अब इसके नीचे अपने को बनाना है। तो अपन एक ऐसे ये मुख्य नाली बना देते हैं ऐसे,
ठीक है, ये मुख्य नाली बन गया। अब यहाँ से सहायक नाली ऐसे आकर के इसमें जुड़ेगा, ऐसे ये यहाँ से जुड़ेगा, कुछ यहाँ से जुड़ेगा, और यहाँ से जो मुख्य नाली है मिल के यहाँ से अपन जल बाहर निकल जाता है। ये ऐसे बनता है, ठीक है। अब पांचवा है, लास्ट है पोल नालियाँ, पोल ड्रेन्स। ये देख लेते हैं पोल ड्रेन्स क्या होता है। इस विधि में लकड़ी की सहायता से जल निकास नालियाँ बनाई जाती है। यह विधि वहाँ अपनाया जाता है जहाँ पे लकड़ियाँ अधिक मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लकड़ी के टुकड़ों को लेकर के भूमि में लगभग 1 मीटर की गहराई पर तिकोने शक्ल में चुन चुन कर रखा जाता है। नाली की चौड़ाई रखते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नाली की जो चौड़ाई होगा 30 सेंटीमीटर रखते हैं। बनता कैसा है ये समझो। ये सतह है, अपन लोग बोलते हैं कॉलम। बिन जैसे अपन लोग एक गड्ढा कर लिए, ठीक है। कितना गड्ढा कर लिए? 1 मीटर, 1 मीटर गड्ढा कर लिए, ठीक है। अब 1 मीटर तो गड्ढा हो गया। अब जो लकड़ी लिए उसको तिकोने में, ट्रायंगल शेप में, ठीक है, ये ट्रायंगल शेप में करके ये ऐसे अपन लोग कर देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल शेप हो गया। उसके बाद कुछ कंकड़ कुछ बालू ऐसे साइड में डाल के, हल्का मिट्टी डाल के, या जो लकड़ी रहता है उसको छेद करके यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हल्का लकड़ी को ऐसे डाल के बिछाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिट्टी डाल देते हैं ऊपर में। तो पानी मिट्टी से होते हुए, लकड़ी से होते हुए, अपन जो तिकोनाकार होता है यहीं से निकलता है जल बाहर, ठीक है। आइट साइड से यहीं से जल बाहर निकल के आके बाहर निकलता है, ठीक है। समझ में आ गया स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन पूछते कैसे है वो देखो। ये अपना हो गया सारा कुछ क्लियर। पूछ दे कि पृष्ठीय जल निकास या भूमिगत जल निकास की वह कौन सी विधि है जिसमें अपन जल निकास नालियां ट्रिएंगल तिकोने शेप में रखते हैं, तो वो है पोल नालियां। अगर वह पूछ ले कि भूमिगत वह कौन सी विधि है जिसमें वह भूमि, जैसे कि पूछ ले भूमिगत जल निकास की वह कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत हम जल निकास को अपन लोग वी शेप में बनाते हैं, या वी शेप का स्ट्रक्चर होता है जो नाली होता है, तो वह होता है अपना इसमें किसमें, पत्थर की नालियों में, स्टोन ड्रेन्स में, ठीक है। या इसी पूछा जाता है क्वेश्चन, सीधा सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, घबराने की कोई बात नहीं है, रट लेना कि इसमें कितने प्रकार का होता है। जो सिस्टम होता है 3 प्रकार का होता है, मेथड होता है 2 प्रकार का, ठीक है। अगर हम सरफेस पे जाए तो 5-4 प्रकार का होता है, स्थाई, कट आउट, अस्थाई और समतल भूमि मेड़ों को काट कर। अगर अपन अधोसतही, अंडरग्राउंड या भूमिगत जल निकास की बात करें तो 5 होता है। कौन कौन सा होता है? टाइल्स ड्रेनेज, मोल्ड ड्रेनेज, स्टोन ड्रेनेज और पाइप और पोल ड्रेनेज। तो किसमें क्या उपयोग करते हैं वो देख लेना, किसमें क्या शेप बनता है वो देख लेना, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी है, जो आउट ऑफ पॉइंट है, जैसे अपन पॉइंट लिखते हैं उसको, और डेफिनेशन कोशिश करना कि इंग्लिश में ही लिखो, ठीक है। चाहे वह 11वीं 12वीं के बच्चे हो आदत डाल लो, या चाहे वह कॉलेज के ही हो, कोशिश करो कि इंग्लिश में इसको लिखा जाए। आप हेडिंग डालिए इंग्लिश में, हिंदी में लिखिए, कोई इशू नहीं होगा, उसमें नंबर पूरा मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं पृथ्वी जल निकास नाली और भूमिगत जल निकास में क्या अंतर है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं पहले पृथ्वी जल निकास। तो पहला है हमारा, नालियाँ खेत की ऊपरी सतह पर होने के कारण कृषि कार्य में बाधा होती है। स्वाभाविक सी बात है, अपन भूमि सतह के ऊपर अगर अपन लोग एक नाली बनाते हैं तो अपने को कृषि कार्य करने में बाधा तो उत्पन्न होगी, ठीक है। इसमें कृषि कार्य करने में कोई बाधा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो चीज़ है, वो अपन जमीन के सतह के नीचे बनाते हैं, इसलिए अपने को कृषि कार्य करने में कोई बात उत्पन्न नहीं होती है। सेकंड है, नालियों के निर्माण की प्रारंभिक कीमत कम होती है। सिंपल सी बात है यार, अपन एक किसान गए, वहां पर अपन एक नाली बना दिए और पानी निकाल दिया, लेकिन इसमें प्रारंभिक कीमत बहुत अधिक पड़ होती है, ठीक है। लेकिन अपन तो इसमें प्रारंभिक कीमत कम पड़ जाएगी इसमें पृथ्वी जल निकास में, लेकिन ये तुरंत क्षतिग्रस्त भी हो जाती है, खराब हो जाती है। ये जो होती है भूमि के जल निकास में प्रारंभिक कीमत तो ज़्यादा पड़ती है, लेकिन ये थोड़ा लंबे समय तक चल जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता।
थर्ड है खेत के अंदर जोत का क्षेत्रफल कम होता है क्योंकि खेत का कुछ हिस्सा इन नालियों द्वारा घेर लिया जाता है। सीधी सी बात है भाई। अब अपने पास इतना बड़ा तो खेत है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इतना बड़ा खेत है, मान लो यार 1 एकड़ है। अब यहाँ पे फसल लगी हुई है। अब मैं यहाँ बीच से नाली निकाल दिया, यहाँ से नाली निकाल दिया, यहाँ से नाली निकाल दिया, यहाँ से नाली निकाल दिया, तो इतने जगह में लगने वाली क्रॉप का हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए इसमें बोला गया है कि खेत के अंदर जोत का क्षेत्रफल कम होता है क्योंकि खेत के कुछ हिस्सा नालियों में घेर लिया जाता है। इसमें फसल की संख्या भी कम होती है, इसमें जोत के क्षेत्रफल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसमें जो अपना जल निकास की नालियां है वह जमीन के नीचे बनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है। प्रतिवर्ष मरम्मत आदि में व्यय अधिक होता है जबकि इसमें प्रतिवर्ष मरम्मत का कम होता है। क्यों होता है मैं बता दिया हूँ, ठीक है। सेकंड है मृदा क्षरण की अधिक संभावनाएं रहती है। सीधी सी बात है, अपन लोग देखो जब मृदा चिपका रहता है तो मृदा क्षरण कम होती है, या कुछ पेड़ लगा है तो मिट्टी को पकड़ के रखती है, ठीक है। इसको अपन देखेंगे आसंजन सासंजन में, देखें कोहेंसन एडेशन में मृदा क्षरण की अधिक संभावनाएं होती है। इसे मृदा क्षरण की कम संभावनाएं होती है। क्यों? क्योंकि इससे मृदा जो होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, इसको अपन तोड़ते नहीं है। जब कोई चीज जुड़ी होती है तो उसको तोड़ने में समस्याएं होती है। टूट तो जाता है लेकिन थोड़ी समस्याएं होती है। लेकिन जो चीज ऑटोमेटिक पहले से टूटी हुई है उसमें अपने को कोई समस्या नहीं होती, ठीक है। यह हो गया मृदा क्षरण की अधिक संभावनाएं होती है। फिर नेक्स्ट है मृदा की भौतिक दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मृदा की भौतिक दशा भी सुधरती है, मृदा की भौतिक दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसमें मृदा की भौतिक दशा भी सुधरती है। कैसे? जो मृदा होती है उसकी भौतिक दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अपन जितने भी कार्य है वो ऊपर में करते हैं और इसको अपन समय लेते हैं, इसको अपन बदल भी सकते हैं। जैसे कुछ नालियां हैं, बरसात हो गई, पानी निकल गया तो उसको अपन बराबर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सुधरती कैसे है? जैसे कि कोई अपन सुधरते कैसे, जैसे कि मृदा रंध्रावकाश, ठीक है, उसमें होता है माइक्रो और मैक्रोपोर, वो सुधर जाता है। कैसे कि जो अपना मैक्रोपोर होता है कैपिलरी, उसमें जल होता है और जो अपना मैक्रो में हमेशा वायु होता है और माइक्रो में हमेशा जल होता है, ठीक है। तो वो सुधरती है। मृदा कड़ाकार सुधरती है, मृदा स्ट्रक्चर टेक्सचर ये सब सुधरती है। कैसे सुधरती है? जब हम सॉइल टेक्सचर पढ़ेंगे, सॉइल साइंस, उसमें देख लेंगे, ठीक है। फिर आता है मरम्मत आदि में समय और खर्च कम होता है। इसमें मरम्मत आदि में समय खर्च अधिक होता है। भोज्य तत्वों का निक्षलन द्वारा ह्रास नहीं होता। भोज्य तत्व इन नालियों द्वारा निक्षलन के द्वारा बाहर नष्ट हो जाते हैं। फिर है जल निकास सुगमता पूर्वक होता है। जल निकास सुगमता पूर्वक नहीं होता है क्योंकि इसमें अपन लोग मिट्टी डाले रहते हैं, कंकड़ डाले रहते हैं, लकड़ी डाले रहते हैं, जो उस छेद को बंद कर देते हैं जिससे जल आसानी से नहीं निकल पाता है। फिर सहायक नालियों पर आवागमन में बाधा होती है, अतः पुलियों आदि पर अधिक अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। इस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन इसमें प्रारंभिक जो लागत है वो अधिक हो जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एग्रीकल्चर ड्रेनेज, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने शुरू से अंतिम तक किसी एग्रीकल्चर ड्रेनेज को देखें। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और इसे अपने दोस्तों मित्रों तक पहुँचा दिया जाए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने का, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। करत करत अभ्यास के जड़ मजबूत सुजान, रस्सी आवत जात है चिल पर पड़त निशान, ठीक है। धीरे धीरे सब होगा, टेंशन मत लीजिए, मजा आएगा। बस आप लोगों का साथ यूं ही बना रहे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।